हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस का पूरा पेपर। मैंने यूट्यूब बहुत एनालाइज किया, देखा कि कंप्यूटर साइंस के पेपर को किसी ने भी पूरी अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया हुआ है। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। ये पेपर था, ये एग्ज़ाम जो था ये 2026-25 का एग्ज़ाम था और ये 26 में हुआ है। ये 4 जुलाई 2026 को कंडक्ट किया गया पेपर है और ये सेट बी है। अगर आप ये एग्जामिनेशन दे के आए हो तो आप हमारे साथ साथ अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो। और अगर नहीं दिया है, अगर आप आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स देने वाले हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एचटेट की, तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो प्रीवियस ईयर में से ही पूछा जाता है। सो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी प्रीवियस ईयर्स को लेकर चलें, उन्हें देखें कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पैटर्न का जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे जो लेवल 3 के एग्जामिनेशन में ये हमारे 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हमारी 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है और जिसमें 60 जो 31 से 60 क्वेश्चन हमारे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है। दोनों लैंग्वेजेस में आती हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। देन उसके बाद पार्ट 3 में हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट होता है। साथ साथ इसमें हरियाणा जीके भी शामिल होती है। हरियाणा जीके का कुछ पोर्शन इसमें कवर किया जाता है, जिसमें 10 नंबर की हरियाणा जीके पूछी जाती है। उसके बाद हमारा जो मेन होता है वो कंप्यूटर साइंस होता है, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट रखता है। सो ये जो ये पार्ट है ये हमारा लास्ट में पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर होगा। सो ये हमारे एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेज पे मेंशन होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सीडीपी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो ये 30 नंबर की होती है और ये हमें कवर करनी बहुत ज़रूरी होती है। सो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बाय देमसेल्व्स इंडिकेट, छात्रों द्वारा स्वयं ज्ञान निर्माण दर्शाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो कंस्ट्रक्टिज्म होता है। कंस्ट्रक्टिज्म जिसको संरचनावाद बोलते हैं और ये पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट्रीब्यूटिंग फेलियर टू लक शो, असफलता को भाग्य मानना दर्शाता है। सो ये करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बाह्य नियंत्रण, मतलब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें हम सोच लेते हैं कि सफलता हमारा आत्म अवधारणा है, बट इसका करेक्ट आंसर होता है बाह्य नियंत्रण, क्योंकि ये हमारा बाहर से इफेक्ट होती हैं। हमारा सफलता भाग्य ये चीज़ें हमें बाहर से दी जाती हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, बाह्य नियंत्रण। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो गाइज, जो ये हमारी गार्डनर थ्योरी होती है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। गार्डनर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीडीपी। सो इसमें जो गार्डनर थ्योरी, बहुआयामी बुद्धिताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। सो आपको ये वर्ड जरूर पढ़ना होता है, नहीं है तो इसमें आएगा इमोशनल। इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेगिक। तो जो इमोशनल होती है वो गार्डनर थ्योरी के अंदर नहीं होती। बाकी जो ये 3 दी गई हैं, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ये सभी गार्डनर थ्योरी के पार्ट होती हैं, बट जो हमारी इमोशनल है वो इसका पार्ट नहीं होती। और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इमोशनल भी होती है बट वो उस टाइप से नहीं होती। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेंटली रिटार्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच टर्म। जो हमारी मानसिक विमंद्रित टर्म है, पद है, इसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब इसके जैसा ही सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अयोग्यता। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना अपने एग्जामिनेशन के लिए, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे गार्डनर थ्योरी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, कंस्ट्रक्टिज्म हो गया। सो आई होप आपको ये पैटर्न थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज अ कल्चर फ्री नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस।
ऑल्दो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन अभी अभी हुआ है तो इसकी आंसर की नहीं आई है। सो जो ये हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत सारे एनालिसिस के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि इसके करेक्ट आंसर ये हो सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अ स्टूडेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन क्लासरूम डिस्कशन, दिस शोज। एक स्टूडेंट है वो कक्षा में लैंगिक रूढ़ियों मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। अगेन एरिक्सन थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं इससे, इस थ्योरी से एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर कवर करके जाइएगा। जो इसकी 8 स्टेजेस एरिक्सन ने दी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो इसका जो मेजर क्राइसिस माना जाता है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आइडेंटिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहेगा। सो एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संकट है पहचान बनाम भूमि का भ्रम। सो इसमें जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट है ये हमारी पहली होती है, जिसमें 0 से लेके हमारा 1 साल का बच्चा होता है, और जो आइडेंटिटी क्राइसिस में हमारा 8 से लेके 12 साल के बच्चे आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल काउंसलर। सो जो हमारे काउंसलर होते हैं उनके अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस होनी जरूरी है? सो इसके अंदर होती है हमारी इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अगेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ स्मॉल चाइल्ड ड्रॉप्ड हिज हर रोटी इन वाटर देन द अदर स्मॉल चाइल्ड विल नॉट be in favor of giving roti to him her. However, an adolescent will agree to give him her another roti, keeping in view his her young age. This behavior of adolescence is, तो अगर एक छोटा बच्चा है वो अपनी रोटी पानी में गिरा देता है, दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होता, लेकिन जो एक किशोर है वो उस बालक को रोटी देता है, उसको छोटी आयु समझ के उसे दूसरी रोटी देता है। तो ये किशोरों का व्यवहार क्या कहलाता है? तो इसके अंदर उसका नैतिक विकास हो चुका होता है, मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर आ चुका होता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटाकोग्निशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाकोग्निशन से रिलेटेड। सो जो मेटाकोग्निशन का प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो होता है सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग वंस ऑन एक्शन और मेंटल पावर्स। तो मेटाकोग्निशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें जो क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन दी जा सकती है कि इसको क्या बोला जाता है, या फिर हमसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वज्ञान होता है मेटाकोग्निशन। अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन है इसके हम कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। सो जो कर्ट लेविन है इसने ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं दी थी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो थॉर्नडाइक है उसने कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर मैस्लो ने फील्ड थ्योरी को नहीं दिया, स्किनर ने क्लासिकल थ्योरी को नहीं दिया। सो या इसके अंदर जो थॉर्नडाइक है उसने कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी, संयोजनवाद की थ्योरी दी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जो ये हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, तो जो इनकी थ्योरीज हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक लगा लो, कर्ट लेविस लगा लो, स्किनर लगा लो, इनकी थ्योरी सीडीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये जो थ्योरीज हैं ये टिप्स पे लर्न होनी चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने किस थ्योरी के ऊपर बात की है, क्या कंसेप्ट उसने पेश किया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इनसाइट थ्योरी। So the next question is, if adolescent learners are exposed to frequent rejection by parents and teacher, it leads to। यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होती है। अगर एक स्टूडेंट को बार बार उसके पेरेंट्स और उसके टीचर के द्वारा डांटा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो उस बच्चे के अंदर हीनता की भावना विकसित हो सकती है, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स उसके अंदर आ सकती हैं। सो द करेक्ट
answer is A. Our the next question is which measures is correct with regards to treatment of juvenile delicacy? किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए उस बच्चे को, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए या बालकागार में भेजा जाए, कीप हिम विद हिज पीयर ग्रुप, गिव हिम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंड हिम टू जिवलैंट। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, सारे ही तरीके इसके अंदर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैकेनिज्म अंडर विच अ पर्सन ट्राई टू मेक हिज एक्शन एंड थॉट्स अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। जो आइडेंटिफिकेशन है इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है और इससे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्टडी करके जाइएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ एंजाइटी द एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन, मनोविज्ञान के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव, इसके अंदर व्यक्ति का लगाव इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हमारा 16 क्वेश्चन है, हम इसमें सोच सकते हैं कि जो पर्सन को एग्जाइटी होती है तो वो उसका जो दुश्चिंता के समय जो उसका लगाव है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, बट वो लगाव पूछ रहा है, लगाव उसका इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है साइको एनालिसिस लेज स्ट्रेस ऑन द स्टडी, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, इसका आंसर है अनकॉन्शियसनेस, अचेतना के ऊपर मनोविश्लेषण के अंदर बल दिया जाता है। क्योंकि जो 80% हमारे माइंड का पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस ही होता है, बाकी 2% कॉन्शियस समथिंग होता है, बट जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस होता है, तो इसके ऊपर इसका ज़्यादा बल दिया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो हमारे थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर हैं, ये सभी हमारे वो हैं बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं, बट जो जीरोम एस ब्रूनर है ये हमारा साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। आपने इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जो स्किन है, स्किन के ऊपर हम डाई कराते हैं, दो साइंटिस्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ट्रिक से ज़्यादा याद रखोगे तो एग्जाम में ज़्यादा इजी रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है कि इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। जो बहुबुद्धि मल्टीपल थ्योरी ऑफ एंड इंटेलिजेंस है वो गिलफोर्ड ने नहीं दिया था, इसमें जो ए है वो हमारा इनकरेक्ट पेयर है, बाकी सभी हमारे करेक्ट पेयर हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वट विल बी द IQ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग मेंटल एज ऑफ 12 एंड क्रोनिकल एज ऑफ 10 ईयर। इसका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु उसकी 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्ध लब्धि क्या होगी, मतलब IQ फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है। IQ होता है ना किसी पर्सन का, जब हम देखते हैं कि कितना IQ है, तो IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइड बाय उसकी क्रोनिकल एज और इनटू 100। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, रट लो, जैसे मर्जी करो। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनिकल एज, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनिकल एज इनटू 100। इस फॉर्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। जो मेंटल एज है वो हमारी है 12 और जो क्रोनिकल एज है वो है 10 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 120। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 120। आई होप आपको ये क्लियर है, आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना जरूरी है। 120 इज द करेक्ट हियर।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन क्या कहता है, सम पीपल एडजस्ट इजीली विद न्यू पीपल बिकॉज दे हैव इमोशनल क्वेश्चन। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सामयिक लब्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, चाहे वो उसके किसी भी टॉपिक किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ ले। सो द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो इस थ्योरी को किसने दिया, तो कार्ल हल एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ सेल्फ परसेप्शन एंड पीपल्स परसेप्शन डेवलप सेल्फ कंसेप्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जो खुद का परसेप्शन होता है और जो दूसरे पर्सन का परसेप्शन होता है वो हमारे सेल्फ कंसेप्ट को बिल्ड करता है। उसके बाद 24 क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 25, विच टूल बेस्ट शोज अ लर्नर प्रोग्रेस ओवर टाइम। तो जो पोर्टफोलियो है वो एक लर्नर की प्रोग्रेस को शो करता है ए टाइम के अनुसार। तो पोर्टफोलियो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर इनकरेज अ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडिया विदाउट फियर, दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजिंग एफर्ट रादर देन मार्क्स डेवलप। अंकों के बजाय प्रयास की प्रशंसा कर विकसित करने को क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ माइंडसेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी। जो एक पर्सन है वो ये बोलता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एक्सेसिव रिवॉर्ड इन लर्निंग रिड्यूस। अत्यधिक पुरस्कार देने से किसमें कमी आती है। अगर हम एक बच्चा है वो बार बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम उसको बार बार प्राइज दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की उसके अंदर कमी आ जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन इज कोल्ड सरफेस लर्निंग। सिर्फ हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारी स्थायी अधिगम हुआ ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सो अभी तक हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आई होप आपको इनसे क्लैरिटी बिल्ड हुई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको 30 मार्क्स बहुत मायने रखता है, बहुत वेटेज होती है, तो ये ज़रूरी होता है करना। देन उसके बाद हमारा आता है पार्ट 2, जिसमें हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हमारे लैंग्वेज में फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द हमें बताना है। सो महात्म्य इसमें शुद्ध शब्द होता है। देन उसके बाद इसमें हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। इनकरेक्ट पेयर जो है वो हमारा ये है, प्रवास संसार मूंगा वस्त्र। सो ए का बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद इसके अंदर है, इसमें हमें सही विकल्प बताना है। पिता ने पुत्री से कहा देर हो रही है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसके अंदर डबल ये आना चाहिए था, इसमें ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। अपस्मार किस तरह का भाव है, तो अपस्मार एक संचारी भाव होता है। अंकशेषण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो जो अंकशेषण होता है उसको आय व्यय के आंकड़े की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर जो हमारा शेष होता है उसको भी अंतर बोलते हैं। हृदय अंतर होता है, दूरी मतलब अंतर। तो जो आकाश है वो बहुत करेक्ट है, आकाश का मतलब अंतर नहीं होता। वज्रवाह शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष इसके अंदर समास है। तो समास से, अर्थ से, ये सभी हिंदी में ऐसा पैटर्न होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद है हमारे अलंकार से क्वेश्चन है, खोले जू की वार तुमको ही ऐसी बात, हरि नाम में हमारी बसी, कानन पहाड़ में अलंकार कौन सा है। सो इसके अंदर जो है वक्रोक्ति अलंकार है। आई नो ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्योंकि जैसा हमने देखा है, बच्चे बता रहे थे कि जो एग्जामिनेशन है टफ था।
तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है वो भी टफ था। संध्या गीत की रचना की है, तो इसका है महादेवी वर्मा ने संध्या गीत की रचना की है। भापति, संधि से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में, तो इसका बनता है भास्पति। शुद्ध किस भाषा का शब्द है? सॉरी, जो शुद्ध है वो एक फारसी शब्द होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्राची शब्द का इसने विपरीत पूछा है। तो प्राची शब्द का विपरीत प्रतीची होता है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द है वाल्मीकि, जो की है उसमें ये वाली मात्रा आती है। उसके बाद निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द हमें बताना है, सो अंगना एक तद्भव शब्द होता है। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। सो इस क्वेश्चन में अकर्मक और सकर्मक हमारी दोनों क्रियाएं होती हैं। इसको क्वेश्चन में डाउट है, डाउटफुल क्वेश्चन है, उसमें सभी को मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कभी कभी बाय मिस्टेक। ओके, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हमें सिनोनिम बताना है स्मज का। स्मज का सिनोनिम होता है स्टेन। उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द प्रॉब्लम इज आई हैव गोट मोर डैश फ्रेंड्स देन अवेलेबल फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा हमें दिख रहा है कि नाउन है, तो इसमें कोई एडजेक्टिव ही आएगा। तो फेरोसियस एक एडजेक्टिव होता है, सो इसका करेक्ट आंसर ये होता है। उसके बाद यूजुअली हमें इसमें जो हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस के अंदर। यूजुअली रतीश हैज़ नॉट टेक्स पार्ट इन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। तो यूजुअली जब भी हम आपने टेंसेस पढ़े होंगे यूजुअली का यूज़ करते हैं। ये कभी कभी हमारा पास्ट में यूज़ नहीं होता, ये ऑलवेज प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें एरर है, यूजुअली रतीश के साथ डज नॉट आता है, ना कि हैज़ नॉट। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसके अंदर बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है। कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। इसमें स्पेलिंग गलत है, वो पेलिएबल होता है। तो करेक्ट आंसर डी, इसका सी हो सकता है। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो बोयेंट है इसका हमें एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट होता है ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ट बताना है। सो जो मिसलेनियस है वो ऐसे डलता है, इसमें एल एल ए आता है। तो मिसलेनियस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रेज वंस हैकल का मतलब होता है किसी को परेशान करना बहुत बुरी तरह से, टू ग्रेटली इरिटेट। अच्छा, 2024 से ना पैटर्न चेंज हुआ है, ये इसमें इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में हमसे पैसेज पूछे जाने लगे हैं। ये 2024 से ही आया है। सो इससे पहले हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, बट जो पैसेज का कंसेप्ट है ये आया है 2024 के बाद। सो हमें ऐसे छोटे पैसेज दिए होते हैं और उसके बेस पे हमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो हमें सबसे पहले पैसेज को रीड करना होता है। चलिए हम पैसेज को रीड कर लेते हैं एक बार। Psychology is an exciting field and the history of psychology dash the opportunity to make sense of how it has grown and dash। तो हमें वन और टू के प्लेस पे बताना है क्या आएगा। सो इसमें हमें जो वन वन में बताना है तो उसमें आएगा ऑफर, और जो टू है इसमें आएगा डेवलप्ड। देन उसके बाद हमारा थर्ड, इसमें मैं आपको आप इसको स्टडी कर लेना प्लीज़, क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो इस वजह से मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। तो 3 के स्थान पे आएगा कंसील। देन 56 में आएगा हमारा सीरीज, 57 में आएगा हमारा डैट। तो इसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, आपको इसकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। सो हमें इसमें 58 में वर्ड्स को रीअरेंज करना है। सो सबसे पहले आएगा डिस्पाइट पेंडेमिक रिलेटेड ट्रैवल कॉम्प्लियंस द, सबसे पहले इसको ही हम लेते हैं। देन दूसरे पे हमारा क्या हुआ आता है, गवर्नेंस
ऑफ इंडिया एंड फ्रांस फैसिलिटी इन ट्रैक्स। तो इसका जो करेक्ट सीरीज बनेगी वो रहेगी PQSR। PQS एस हमारा तीसरा सेंटेंस रहेगा, आर हमारा फोर्थ सेंटेंस रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दे विल नॉट सेंशन टू कॉपी विदाउट परमिशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विल नॉट टू बी कॉपी। देन उसके बाद ये है एक्टिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हमारा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है रानी सेड टू रीना डिड यू हाउ ही वाज नॉट कमिंग टू बर्थडे पार्टी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रानी आस्क्ड रीना इफ शी न्यू ही हैड नॉट गॉन टू हर बर्थडे पार्टी। अभी तक हम तीन पार्ट अपने कवर कर चुके हैं, CDP हिंदी और इंग्लिश। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट होता है उसमें जनरल स्टडीज आती है, जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग और GK के पोर्शन होते हैं। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। हमें दो नंबर दिए गए हैं 14:9 और इनका HCF और LCM दिए गए 3 और 378। हमें इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड करना है। अगर आपने ये किया है HCF और LCM वाला चैप्टर, तो इसमें जो लार्ज नंबर आएगा वो 42 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये कुछ ऐसी सफलिंग दी है, इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मैगजीन जो रहेगा वो एक मीनिंगफुल वर्ड इससे बनेगा। बी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन ये सीरीज है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के पोजीशन पे क्या आएगा। डी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, वो बिंदु बी पर पहुंचता है, मतलब पूर्व दिशा में वो चलता है। तो हमें जैसे पता है कि हमारी इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। तो वो इस डायरेक्शन में जाता है और वो 3 किलोमीटर चलता है। देन वो बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। देन वो सी पे पहुंच के वो मतलब तीन गुना से मतलब 3 × 3 तो 9 वो चलेगा। देन उसके बाद वो सी पे पहुंचता है और वहां से जो हमने स्टार्टिंग में दूरी तय करी थी उसकी 5 गुना वो चलता है। 5 गुना मतलब 15। 3 × 5 यहाँ पे हम कर देंगे, 15 वो चलता है। तो हमें बताना है कि ए से बी जो वो फाइनल पोजीशन पे है उसका डिस्टेंस क्या है। तो इसमें हमारी ट्रायंगल बन जाती है और इसमें हम वो थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपो वो जो थ्योरम होते हैं मुझे नाम नहीं है। इससे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 15 आएगा। और इससे हम ट्रिपलेट भी देख सकते हैं कि 12, 9 और 15 का एक ट्रिपलेट बन रहा है। देन उसके बाद हमें बताना है अगर रिंग बॉक्सिंग से रिलेटेड है तो रिंग हमारी स्केटिंग से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई 80% कार्य 20 दिन में पूरा करता है और BA के साथ जुड़ जाता है और शेष कार्य 30 दिन में पूरा करता है BA के लिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 37 1/2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की पंक्ति में इसका जो करेक्ट है वो 34 आएगा। देन उसके बाद हमारा है सिलोगिज्म से क्वेश्चन है सभी बीज गमले हैं, मतलब सभी जो बीज हैं सीड्स हैं वो गमले हैं। कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्ती फूल हैं, कोई फूल बीज नहीं है, कोई फूल बीज नहीं है। तो इसमें हमें से पूछा गया है कि कुछ बीज पत्तियां हैं, बिल्कुल नहीं। कोई गमला फूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, नाइदर कंक्लूजन वर नो ट्रू। देन उसके बाद हम देखते हैं 69। ये क्वेश्चन जरूर 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 एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप प्लीज इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करिएगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। ये है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। आप इसको स्टडी करके सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। 7 पर्सन ऐसे बिठा के, अगर यहाँ गोपी बैठी है तो गोपी के 4 छोड़ के मतलब 4 उसमें वो एकता बैठेगी। तो देन वो पूछेगा लास्ट में अंतिम छोर पे कौन रहेगा, तो भावना रहेगी। देन ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें जो ये सिंबल्स दिए गए हैं और इनसे रिलेशन पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 42।
हमारा अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है। ये पार्टनरशिप, जो एग्जाम में पार्टनरशिप से हर बार एक क्वेश्चन आता है उससे पूछा गया है। पार्टनरशिप में इसमें क्या कहा गया है, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है और जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 450,000 है तो वाई का हिस्सा ज्ञात करें। हमारे पास, हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है, एक सेकेंड, हमारे पास 3 पर्सन है एक्स वाई जेड। जो हमारे पास एक्स है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि उसके पास एक्स मनी है, और जो वाई है वो वाई के पास जो एक्स है एक्स से 3 गुना मनी है, तो इसको 3x मान लेते हैं। जेड है, उसके पास जेड की राशि कितनी है, उसकी वाई से 2 गुनी है। अगर वाई की 3x है तो हम वाई का 2 गुना करते हैं, तो हमारे पास आती है 6x। और ये बताता है कि जो एक्स है उसका पैसा पैसा तो लगा ही रहता है 12 महीने तक, और वाई का पैसा 4 महीने बाद, तो इसका 8 महीने तक लगेगा। 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे 8, और जो जेड है वो 9 महीने बाद, तो 12 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो इसका 3 तक लगेगा। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई रेशो में बना लेते हैं। इसका आएगा 12x, इसकी आएगी 8 24, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं सभी पार्टनरशिप में। उसके बाद 18x आएगा। तो ये हमारे पास जो रेशो है वो आई है 12 24 और 8। इसने भी करेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। 12 24 और 18 की हमारी रेशो आई है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारी 2 4 3 में रेशो आएगी। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें पूरा 450 लाख दिया हुआ है, तो 445 दिया हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 450,000। टोटल कितनी है, 3 4 2 7 और 2 9, तो ये जाएगा 9 5, तो 50 हमारी ओवरऑल आई है रेशो से। तो हमें बी का पूछा है, तो हमें वाई का पूछा है। वाई में है हमारे पास 4, तो 4 को अगर हम 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 लाख आंसर आएगा। तो ये पार्टनरशिप का ऐसा कंसेप्ट होता है जिससे हम रेशो के कंसेप्ट से इसको सोल्व करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा सी। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करता है, उसे 125 अंक मिलते हैं, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक कितने हैं? तो एग्जाम का क्राइटेरिया 33%, वो कितने मार्क्स से रहता है? वो 40 मार्क्स से रहता है। अगर उसको ये 40 मार्क्स मिल जाते तो उसके 125 मार्क्स आए थे तो वो पास हो जाता, बट वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे। देन ये उधर जाके ऐड होएगा, 125 में हम 40 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 165, और इसको जब हम 33 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, और हमें टोटल बताने हैं। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा करेक्ट आंसर आएगा 500। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद ये सारे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 1000 है तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीतता है? तो यहाँ पे जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास 2 हैं टोटल, और एक प्रत्याशी को 72 मिलते हैं, बाकी दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 72 जाएंगे 28। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 2 4 4, तो हमें 44,
तो वो 44 से जीतता है, और हमें बताया गया है कि जो कुल है वो 1000 है। तो यहाँ पे हमारा 440 जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, 20 अंग्रेजी में और 18 फ्रांसीसी में हैं। हम इनको जोड़ लेते हैं कि तो शेष जो है वो 28,800 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें टोटल हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो 30, 20 और 18 टोटल हमारे पास 68 जो है वो बुक्स हैं। अगर हम 68 को 100 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो शेष बचती हैं वो 32 है, और इसी 32 की वैल्यू हमारे पास 28,800 दी गई है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलती हैं वो 9000 मिलती है। सो हमारी जो कुल पुस्तकें थी वो थी 9000, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 4, 11, 18 के कितने पदों का योग 775 है। सो हमें बताना है, इसमें जो SN का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे इस श्रेणी में 15 पद हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल दी गई हैं, और अगर हमारे पास एक एंगल, जैसा हमें पता है कि यहाँ पे पूरा 180 का एंगल होता है, अगर ये 120 है तो दूसरा एंगल 60 होगा। अगर ये इसके इक्वल है तो 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे, हमें 60 बचेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। सो आप इसमें ये दिखाया गया है कि एक जीवा है हमारी, और एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है, और जो इस जीवा की है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आप इसमें ट्रिपलेट ट्राइंगल बना के ट्रिपलेट लगा के अपना ये इससे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। 13, 10 और 12 का एक ट्रिपलेट यहाँ पे बना हुआ है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल एनिमी, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से हरियाणा जीके का पोर्शन शुरू हो जाता है, और हरियाणा जीके को बहुत ही हाई लेवल पे घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया हुआ है। सो हम देखते हैं कि हरियाणा जीके से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। सो 81 क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। सो ये हमें वन्यजीव अभ्यारण्य से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछ लेगा छोटा बताओ, बड़ा बताओ। सो यहाँ पे बड़ा पूछा गया है। सो बड़ा है हमारा अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की हरी हर योजना, ये हमारी बच्चों से रिलेटेड योजना थी हरियाणा के अंदर। उसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। सो जो प्रीतम पाल थे वो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। सो जो निर्मला, गुलिया, सुनीता शर्मा और संध्या है, ये हमारी तीनों जिम्नास्टिक से संबंधित है। बट जो गीता जुत्सी हो हैं वो हमारी दौड़ से रिलेटेड होती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ज्योतिश्वर सरोवर के पास कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य का मंदिर किसने बनवाया था। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। 2022 में हरियाणा के कितने नए उपमंडल बने, तो 8। देन उसके बाद हरियाणा जिले के हांसी शहर में असीगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान ने इसको बनवाया था। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित हैं, सो खेवड़ा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि पंडित लक्ष्मीचंद है या दीपचंद है। तो जो हमारे पंडित लक्ष्मीचंद है वो हमारे सूर्य कवि हैं, और जो हमारे दीपचंद हैं वो हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा कवर होता है जो 90 मार्क्स का, जो CDP मिला के हिंदी मिला के और जो मैथ्स रीजनिंग मिला के। तो आप मुझे बताइए कि 90 में से आपका कितना स्कोर रहता है यहाँ पे।
देन उसके बाद हम अपने मेन पेपर पे जाते हैं जो है कंप्यूटर साइंस, जो पार्ट 4 में हमसे लास्ट में पूछा जाता है। हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन फॉर सीपीयू शेयरिंग वाइवा कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड प्रोसेस आइसोलेशन। प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी फंक्शन फॉर सेक्टर बाय सेक्टर डाटा रिकवरी फ्रॉम करप्टेड एफएटी विदाउट overwriting cluster. Non-destructive data recovery scanning is correct. Next question, what cut copy paste across storage SSD to network? Which window clipboard handles format negotiation and large efficiency? The correct option is here clipboard history with cloud SYN. The next question is Windows themes in accent colors across star taskbar border edge. The correct option is auto pick from background plus edge. Question number 95. Insert summation with limits in word using native. इसका ऑप्शन जो रहेगा सी करेक्ट रहेगा। वर्ड आर्ट मेटेलिक 3D एक्सट्रूजन विद ग्लो शेडो फॉर सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 3D रोटेशन बेवल प्लस मेटल प्लस कस्टम ग्लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मूलाज रेफरेंसिंग सेल आउटसाइड सिलेक्शन। इसका जो करेक्ट रहेगा फॉर्मूला बेस्ड विद रिलेटिव रेफरेंस। Next question, Excel function counting non-empty cell number text logical excluding error. Count A इसका correct option है। 99 in Excel date time functions with which formula extract only the time portion from a date time value while preserving fractional hours, minutes or seconds. No, C is the correct option here. Question number 100. Which advanced range selection technique selects? Question number 100 is, which advanced range selection technique selects entire contiguous data table using keyboard shortcut while excluding header and totals? जो इसका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस करंट रीजन, जिसमें हम करंट रीजन को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS PowerPoint slide component for visual context and branding consistency. Option A is correct, slide master and layout. Next question, slide layout element auto adjusting text size wrapping while maintaining hierarchy. जो इसका ऑप्शन सी है ऑटो फिट इन स्मार्ट शेप बॉक्सेस, वो करेक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप पार्ट मेथड प्रिजर्विंग वेक्टर क्वालिटी ऑन स्केलिंग विदाउट पिक्सेलेशन। SVG एंड स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट में हम देखते हैं ना कि स्मार्ट आर्ट को यूज करते हैं। C is the correct option here. The next question is, presentation save option for offline editing with cloud SYN on reconnect, offline auto save and SYNQ. Option B is correct here. C++ से क्वेश्चन है, जो डायनेमिक मेमोरी है विदाउट बाउंड्स चेकिंग कोज विच वनरेबिलिटी। इसमें बफर ओवरफ्लो और आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन की वनरेबिलिटी फाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलेबिलिटी अंडर इंक्रीजिंग यूजर कंकरेंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, थ्रूपुट, TPS वर्सेस रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग फेज फॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोवाइडिंग नो डिवीजन बाय जीरो एरे बाउंड्स एरर। मॉडल चेकिंग टेम्परल लॉजिक इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम प्रॉपर्टी प्रूवेबल बाय इंडक्शन रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज।
सो एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है साइज से रिलेटेड वो फाइनाइटनेस में फाइनाइटनेस रूल से रिलेटेड होती हैं, तो इसमें जो फाइनाइटनेस है ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लो चार्ट विद मल्टीपल रीचेबल स्टॉप सिंबल्स वायलेट्स विच एल्गोरिथम प्रॉपर्टी। सो आउटपुट डेफिनेटनेस सिंगल रिजल्ट, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट ensuring deterministic execution each statement processes once in fixed order। तो यहाँ पे बताया गया है प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट ensuring एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट प्रोसेस वंस इन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आर्टिफैक्ट प्राइमरी क्लाइंट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद फंक्शनल नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड ट्रेसिबिलिटी। सो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हमने जब सीरीज कवर की थी वहाँ पे भी आपको पढ़ाया था, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी टॉपिक है, सो इसको SRS डॉक्यूमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिबिलिटी स्टडी टेक्निक क्वांटिफाइंग टेक्निक फिजिबिलिटी वर्सेस SLAS वाइवा प्रोटोटाइपिंग बैच मार्किंग। सो जो इसका करेक्ट है वो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लोड मैट्रिसेस। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 113 क्वेश्चन है, डिजाइन प्रिंसिपल फॉर मिनिमल मॉड्यूल चेंजेस वाइवा इंटरफेस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, लो कपलिंग हाई कोहेजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग प्रैक्टिस फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी वाया कंसिस्टिंग API पैटर्न क्रॉस वर्जन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, डिफेंसिव प्रोग्राम वर्जन एग्नोस्टिक APIs एंड पॉलीफिल्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से पूछा गया है, ये किसके ऊपर प्राइमरी इसका फोकस रहता है। तो इसका जो फोकस रहता है वो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट बॉक्स टेस्टिंग से, ये किससे और जानी जाती है। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग लेवल वेरीफाइंग इंडिविजुअल प्रोग्राम मॉड्यूल्स कंपोनेंट। सो जब हम ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले हमारे यूनिट टेस्टिंग आती है, देन उसके बाद हमारी सिस्टम टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन, देन लास्ट में हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। जो हमारी यूनिट टेस्टिंग होती है उसके अंदर हम इंडिविजुअल प्रोग्राम के मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइथन लैंग्वेज। हमारा पाइथन से क्वेश्चन है, पाइथन की फीचर डिफरेंट फ्रॉम C++। तो पाइथन का ऐसा कौन सा फीचर है जो C++ से डिफरेंट है। सो पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग होती है जो C++ से डिफर है, सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, पाइथन फीचर ऑफ कोड वंस रन ऑन विंडोज लिनक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस बाइट कोड कंपाइलेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो बी जो रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमें दिया गया है कि जब हम इसकी आउटपुट को प्रिंट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। सो जैसे एज का एज 25, हाइपन का हाइपन, तो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट। सो हमें यहाँ पे जो ये दी गई है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3, और जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, और यहाँ से हमें मिलता है 4। तो 4 + 3 क्या होते हैं 7, तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद प्राइमरी नीड फॉर फंक्शनल इन प्रोग्रामिंग इज टू अचीव। जो प्राइमरी नीड है फंक्शन की वो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है, कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है, हेलो विच एक्सेस मेथड परफॉर्म बाउंस चेकिंग एट रन टाइम एंड थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ इंडेक्स इज इनवैलिड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। हमें क्या पूछा गया है कि जो पाइथन है वो रिटर्न करती है इसके लिए, तो यहाँ पे 3 रहेगा। 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन 25 में क्या है, नॉट पॉसिबल ऑन टपल्स। सो जब हम टपल्स पढ़ते हैं हम देखते हैं टपल्स के अंदर स्लाइसिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, लैन होती है, बट अपेंड जो है वो टपल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। Which method return the value for a key or a default if key does not exist without modifying the dictionary unlike get with non-default? So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी गेट की 0। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा साइंस लाइफ साइकिल फेज with feature engineering and model selection via cross validation, so modeling। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स रिकमेंडेशन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग यूजिंग यूजर आइटम्स। सो इसका जो करेक्ट रहेगा वो मैट्रिक फैक्टराइजेशन एसवीडी प्लस प्लस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G स्लाइसिंग प्राइवेसी कंसर्न फॉर लोकेशन बायोमेट्रिक बिहेवियर डाटा। तो ये हमारी जो रूरल कनेक्टिविटी है उसके लिए प्रॉब्लम जनरेट करती है, इसके लिए हमारा कंसर्न है कि हम रूरल एरियाज को कैसे कनेक्ट करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर फॉर डायरेक्ट इंटरनेट विद NAT। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पब्लिक IP फ्रॉम ISP। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजर इंजन विद CSS ग्रिड L2 सब ग्रिड फॉर नेस्टेड अलाइनमेंट। सो जो इसमें करेक्ट है वो है गेको फायरफॉक्स। तो जो CSS ग्रिड L2 है वो एक गेको फायरफॉक्स वाला ब्राउजर इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास TCP IP लेयर फॉर रिलायबल एंड टू एंड डाटा डिलीवरी विद एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल। सो हम पढ़ते हैं कि जो TCP IP प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होते हैं और ये एंड टू एंड डिलीवरी करते हैं, जो हमारा फ्लो है डाटा का उसको मेंटेन करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस स्पेसिफायर फॉर सेम क्लास डिराइव्ड क्लासेस ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा स्टैटिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ओवरराइडिंग डेमोन्स्ट्रेट विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो जो मेथड ओवरराइडिंग है वो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्चुअल फंक्शन वाइवा बेस पॉइंटर टू डिराइव ऑब्जेक्ट। इसका जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा डिराइव्ड वर्जन डायनेमिक बाइंडिंग। हमारा 136 क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो यूजर्स को बिना किसी इंटरनल प्रोसेस के यूजर को डाटा शो करती है। यूजर जो है वो फंक्शंस को यूज करता है विदाउट नोइंग द internal information, so define interface for concrete derived classes. Option A is the correct option here. Next question, which keyword is used to achieve runtime polymorphism? So override नहीं, यहाँ पे आएगा virtual। virtual कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो C++ के अंदर यूज किया जाता है, क्या अचीव करने के लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच C++ एरे स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यहाँ पे पास बाय वैल्यू टू फंक्शन, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आउटपुट ऑफ इंट आर, ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है, तो ये क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को शो करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। C++ ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बट लोअर देन पोस्टफिक्स। तो जो यूनरी एंड ऑपरेटर है वो इनके बीच में लाई करता है। लोकल क्लास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कॉल्ड व्हेन फंक्शनल स्कोप एग्जिस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डिस्ट्रक्टर इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन क्लास। जब हम जो हमारा डिस्ट्रक्टर है
हम पढ़ते हैं C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो जो हमारे डिस्ट्रक्टर होते हैं वो अगर हम उनको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते तो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज़ करता है, उनको कंपाइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेक्लेरेशन इनसाइड अ क्लास मेक्स अ मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्लास। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पासिंग एंटायर स्टूडेंट स्टक टू फंक्शन वैल्यू वर्सेस रेफरेंस विद विच हैज हायर ओवरहेड एंड वाई। सो इसमें जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा वैल्यू कॉपीज एंटायर स्टक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फॉर प्रॉपर इनहेरिटेंस क्लीनअप, सो स्टैटिक। Next question, in modern computer applications like scientific simulations, which characteristic provides the primary advantage over earlier generations? So multi-core parallel processing. हमारा next question है which memory hierarchy level is optimized for holding intermediate ALU result? सो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, L1 कैशे ऑन चिप रजिस्टर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटेल 8086 इनोवेशन enabled 1 MB सेगमेंटेड मेमोरी एड्रेसिंग ओवर द 8080, सो 20 बिट फिजिकल एड्रेस बस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइलस्टोन अनेबल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम असेंबली टू पोर्टेबल हाई लेवल कोड? So Fortran, A option is the correct here. Next question, ASCII 7128 code point cannot be represent. So यहाँ पे आएगा insufficient point after control character, C यहाँ पे correct option है। So यहाँ पे हमारा HTAT 25 कंप्लीट होता है जिसमें हम 150 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने 150 में से कितना स्कोर किया है। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें कुछ भी फीडबैक जो आपके माइंड में आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, किस टाइप की आप वीडियोस चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Stay happy, stay tuned, stay connected. Thank you. एंड अगर आप इसका जो PDF है वो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसकी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे जहां से आप इसको प्रेफर कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकोगे, जहाँ पे आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, PDF दी जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। थैंक यू।